हेलो दोस्तों, आज हम लोग मैथमेटिकल टॉपिक पढ़ने वाले हैं। पिछले टर्म पर हम लोग वैद्युत क्षेत्र और बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और साथ साथ वैद्युत द्विध्रुव के बारे में पढ़ा गया और द्विध्रुवाघूर्ण के बारे में भी बताया जा चुका है। अब आज एक टॉपिक इसमें शेष रह गया था, जो कि एक समान रूप से आवेशित वलय के कारण उत्पन्न किए क्षेत्र ज्ञात करना है। तो इसमें एक समान रूप से आवेशित हमने एक वलय को दिखाया है। चित्र में एक समान रूप से आवेशित है, इसकी त्रिज्या को हमने a माना है और इसके केंद्र को O से लिखा गया है और केंद्र से x दूरी पर एक बिंदु P स्थित है इसके अक्ष में। उस बिंदु P पर हमें इस पूरे आवेशित वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए क्या किया गया है कि इस पूरे वलय को छोटे छोटे समान खंडों में विभक्त मान लिया गया है और एक खंड यहाँ A लिया गया है और दूसरा खंड B, और ये दोनों ठीक एक दूसरे के विपरीत दिशा में स्थित है। और हमने मान लिया इस छोटे से खंड में आवेश की मात्रा डेल्टा क्यू है और उतना ही आवेश यहाँ भी, क्योंकि समान खंडों में विभक्त किया गया है। तो डेल्टा क्यू आवेश बिंदु A पर है, मतलब इस खंड में A वाले खंड में और B वाले खंड में भी डेल्टा क्यू आवेश मौजूद है। तो हम सबसे पहले बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ चुके हैं फार्मूला। उसी फार्मूले का उपयोग करके इस डेल्टा क्यू के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे। देखिए बिंदु A जो लिखा हुआ है, इस पर जो आवेश है इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को इधर दिखाया गया है। बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये है और इसके ठीक विपरीत B वाले खंड में जो डेल्टा क्यू आवेश मौजूद है इसके कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को EB से लिखा गया है। और ये दोनों थीटा कोण बना रहे हैं। देखिए यहां से मिलाने वाली रेखा थीटा कोण बना रही है, तो स्वाभाविक है ये भी कोण दोनों थीटा थीटा लिए जाएंगे। अब EA और EB ये दोनों एक्स अक्ष के ठीक अपोजिट दिशा में है। इनको घटकों में वियोजित किया गया, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटकों में। तो EA का अगर हम क्षैतिज घटक देखें तो EA cos थीटा एक्स अक्ष के अनुदिश होगा, जबकि इसका ऊर्ध्व घटक लंबवत नीचे की ओर, क्योंकि EA की दिशा नीचे की ओर है, ऊर्ध्वाधर घटक नीचे की ओर, EA sin थीटा होगा। ठीक इसी प्रकार EB को दो घटकों में वियोजित किया गया, तो EB का क्षैतिज घटक भी इसी एक्स अक्ष के अनुदिश ही होगा। ये दोनों EA cos थीटा और EB cos थीटा एक ही डायरेक्शन में होंगे, जबकि EB sin थीटा जो होगा इसके ठीक लंबवत ऊपर की ओर होगा, क्योंकि EB की दिशा ऊपर की ओर है। अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि EA sin थीटा और EB sin थीटा ये दोनों दिशा में ठीक विपरीत है, परिमाण में भी बराबर होंगे, क्योंकि ये दोनों दूरियां R माना गया है। इस B वाले खंड से बिंदु P की दूरी भी R है और डेल्टा Q आवेश जो है बिंदु A पर या खंड A पर, यहां से भी बिंदु P की दूरी R ही लिया गया, क्योंकि ये समान खंड है और ये वलय जो लिया गया है वो सीधा खड़ा है। तो स्वाभाविक है ये दूरियां बराबर होंगी और इसके केंद्र से बिंदु P की दूरी को हमने x माना है। तो इस आधार पर अब हम यहां देख सकते हैं कि दूरियां समान है, आवेश की मात्राएं समान है, तो निश्चित ही इनके कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण भी बराबर होगा। यानी EA और EB ये दोनों परिमाण में बराबर होंगे, इसलिए EA sin थीटा EB sin थीटा ये भी दोनों परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत होने के कारण ये दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। फिर EA और EB जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ बिंदु P पर, केवल और केवल इसका क्षैतिज घटक ही बिंदु P पर कार्य करेगा। यानी इन दोनों A और B खंडों में उपस्थित आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर उत्पन्न होगी उसका केवल और केवल क्षैतिज घटक ही बिंदु P पर कार्यरत होगा, और जितने भी इसमें ऊर्ध्व घटक है वो एक दूसरे के ठीक विपरीत होने के कारण निरस्त हो जाएंगे। इसी प्रकार और भी जितने भी खंड हैं, प्रत्येक खंड का एक विपरीत खंड मौजूद है, और इसी कारण हम ये देख सकते हैं कि सभी खंडों के कारण ऊर्ध्वाधर घटक जो होंगे वो बराबर और विपरीत होने के कारण सारे निरस्त हो जाएंगे। जितने भी खंड में वियोजित किया गया है, जितने भी खंडों में विभक्त किया गया है इस वलय को, उन सभी खंडों के आवेशों के केवल और केवल क्षैतिज घटक ही इस डायरेक्शन में मौजूद होंगे। तो इस प्रकार अगर हम
निकालना चाहे किसी एक खंड के कारण यानी डेल्टा क्यू, एक खंड के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हम लिख सकते हैं डेल्टा क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र जितना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस डेल्टा क्यू के कारण है उतना ही इस डेल्टा क्यू के कारण होगा। तो दोनों के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण जो होगा वो बराबर होगा। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं EA का परिमाण और EB का परिमाण दोनों ही बराबर होंगे और इसका मान हम बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाले फार्मूले से निकाल सकते हैं। तो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र पढ़ चुके हैं 1/4πε0। आवेश है डेल्टा क्यू और दूरी लिया गया है r, तो r का स्क्वायर कर दिया जाएगा। EA और EB ये दोनों ही परिमाण में बराबर होंगे और इसकी वैल्यू 1/4πε0 डेल्टा क्यू बटा r स्क्वायर। अब यहां हमने इस पूरे निकाय को निर्वात अथवा वायु में लिया है, इसीलिए यहां परावैद्युतांक के नहीं लिखा गया। हमने माना है कि ये पूरा निकाय निर्वात अथवा वायु में स्थित है। तो इस आधार पर E और EB का परिमाण हमें मालूम चल गया। अब हमें निकालना है इस संपूर्ण वलय के कारण बिंदु P पर कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। संपूर्ण वलय के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र संपूर्ण वलय के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र को अगर हम E से लिखें, E की वैल्यू क्या होगी, EA और EB इन दोनों के या जितने भी खंड हैं उन सभी खंडों के क्षैतिज घटक के योग के बराबर होगी, क्योंकि ऊर्ध्व घटक निरस्त हो जाते हैं। तो यहां से हम योग का नोटेशन सिग्मा लिख दें और किसी एक का E और EB दोनों ही परिमाण में बराबर हैं, तो हम मान लीजिए EA cos थीटा ले रहे हैं, EA cos थीटा, तो सिग्मा लगा देने से सभी पदों का योग प्रदर्शित करता है कि जिस प्रकार से एक खंड का EA cos थीटा उत्पन्न होता है उसी प्रकार अन्य जितने भी खंड हैं उन सभी खंडों के डेल्टा क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है बिंदु P पर उन सबके योग को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार हम EA की वैल्यू यहां लिख सकते हैं। EA मतलब इसका परिमाण, यहां देखिए संपूर्ण वलय के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र सिग्मा यहां आ जाएगा 1/4πε0 डेल्टा क्यू अपॉन r स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब परिवर्तनशील यहां सूक्ष्म राशि डेल्टा क्यू है तो सिग्मा डेल्टा क्यू पर लागू होगा, बाकी राशियां अलग हो जाएंगी। यहां हम इस प्रकार से कह सकते हैं ये 1/4πε0 यहां पर आ जाएगा सिग्मा इंटू डेल्टा क्यू अपॉन r स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। हम जानते हैं कि अगर पूरे वलय पर आवेश Q है और उसी को सूक्ष्म खंडों में वियोजित किया गया है तो हम डेल्टा Q का अगर समेशन करेंगे तो Q प्राप्त हो जाएगा, यानी समेशन ऑफ डेल्टा Q इज इक्वल टू Q। तो अब इसकी जगह पे हम Q रख सकते हैं। यहां हमें E बराबर 1/4πε0 Q अपॉन r स्क्वायर इंटू कॉस थीटा ये मिल जाएगा। अब कॉस थीटा को अगर निकाला जाए तो इस समकोण त्रिभुज को हम सॉल्व करके यहां से कुछ वैल्यूज निकाल सकते हैं। ये कोण देखिए थीटा बन रहा है
अगर ये कोण थीटा है तो इसके सामने की भुजा OA ये लंब कही जाएगी और O से P ये आधार कहा जाएगा और कर्ण हो जाएगा AP। यहां से हम cos थीटा की वैल्यू निकाले, cos थीटा बराबर होगा आधार बटा कर्ण यानी x अपॉन r, तथा एक वैल्यू और निकाल सकते हैं हम r के पदों में। यहां देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे समकोण त्रिभुज में, यहां से हमको r स्क्वायर बराबर मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। r स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, या r बराबर कहें तो पूरे पर अंडर रूट लग जाएगा, या पावर 1/2 के रूप में लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का घात 1/2। ये दोनों मान इसमें रख दें तो पूरे वलय के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र निकल आएगा। E बराबर 1/4πε0 Q अपॉन r स्क्वायर, और cos थीटा की वैल्यू है x अपॉन r, x अपॉन r, r और r स्क्वायर का गुणनफल r क्यूब हो जाएगा, और फिर r की वैल्यू यहां से रख देंगे, ये हो जाएगा 1/4πε0 ऊपर है q इंटू एक्स अपॉन नीचे r क्यूब, और r की वैल्यू रखेंगे x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर पावर 1/2, और क्यूब लगा हुआ है तो यहाँ पावर 3/2 हो जाएगा, ये आ जाएगा। E की वैल्यू ये हमको मिल गई। ये इस आवेशित वलय के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हमको सूत्र प्राप्त हो गया। अब हम इसकी अलग अलग विशेष परिस्थितियां देख सकते हैं। देखिए क्या क्या परिस्थितियां बन रही है, स्पेशल केस या विशेष परिस्थितियां। इसमें हम पहली विशेष परिस्थिति ले रहे हैं। मान लीजिए कि बिंदु P जो है वह इस वलय के केंद्र पर स्थित है। वलय के केंद्र पर स्थित है, मतलब यह दूरी अब 0 हो जाएगी, x इक्वल टू 0। अब इसमें अगर x इक्वल टू 0 रखेंगे तो देखिए x यहां अंश में है, यहां 0 रखने पर ये पूरी राशि 0 हो जाएगी। तो अगर x 0 है तो इस केस में हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 प्राप्त कर लेंगे। मतलब अगर कोई आवेशित वलय है तो उसके केंद्र पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 के बराबर होगी। अब इसका एक दूसरा केस है। मान लीजिए कि यह बिंदु P बहुत अधिक दूरी पर है, यानी x और a में हम तुलना करके देखें, यदि दूरी x बहुत बड़ी है a की तुलना में, दूरी x a की तुलना में बहुत बड़ी है, तो इनका घात लेंगे तो x और ज्यादा बड़ा होगा और a उसकी तुलना में और छोटा होगा। यहां हम इस प्रकार लिख दें, a की वैल्यू x की तुलना में बहुत छोटी है, a की वैल्यू x की तुलना में बहुत छोटी है। तो अगर x का स्क्वायर a स्क्वायर किया जाए, a स्क्वायर, तो ये और भी छोटा हो जाएगा, और इतना छोटा हो जाएगा कि हम उसको लगभग नगण्य मान सकते हैं, a स्क्वायर 0 को टेंड करने लगेगा। इस आधार पर यही कंडीशन इसमें लगा दिया जाए, यदि a की वैल्यू x की तुलना में बहुत छोटी है तो a स्क्वायर की वैल्यू 0 के निकट होगी। तो यहां पर x स्क्वायर को अगर 0 कर दिया जाए तो E के लिए फॉर्मूला क्या मिलेगा, E इज इक्वल टू 1/4πε0 ऊपर है QX अपॉन a स्क्वायर को 0 करेंगे, यहां x स्क्वायर की घात 3/2, और इस 2 से 2 कैंसिल होगा, यानी यहां बचेगा x क्यूब
अब यहाँ एक x से इस x की एक घात कैंसिल होगी, दो घात यहाँ अभी भी बचा। कुल मिलाकर हमें मिल जाएगा E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला प्राप्त हो, और ये फार्मूला बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के तुल्य है। मतलब कोई आवेश बिंदु आवेश से x दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले तो यही हमको प्राप्त होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर कोई आवेशित गोलीय कोश है या वलय है तो उससे बहुत अधिक दूरी पर अगर जाए, बहुत अधिक दूरी पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो बिंदु आवेश के समान होगी, यानी पूरा वलय एक बिंदु आवेश के समान व्यवहार करेगा। वही फार्मूला यहां प्राप्त हो रहा है। अब हम इसका एक तीसरा केस देख रहे हैं। थर्ड केस देखिए। थर्ड केस में हम अधिकतम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहते हैं कि इस वलय के अक्ष पर किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होगी, उस बिंदु की दूरी क्या होगी, हमें कंडीशन निकालना है। वलय की अक्ष पर अधिकतम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की स्थिति लें। अधिकतम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की स्थिति, तो अधिकतम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस बिंदु पर होगी, कितनी दूरी पर होगी, इस वलय के केंद्र से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होगी। तो उसके लिए हम जो फार्मूला मिला है उस फार्मूले को हम देखिए, हम मैक्सिमम फार्मूला लगेगा अधिकतम तीव्रता के लिए। अधिकतम तीव्रता के लिए जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसका प्रथम अवकल गुणांक 0 के बराबर होना चाहिए। अधिकतम तीव्रता के लिए प्रथम अवकल गुणांक को 0 के बराबर लेना होगा। अब यहां हम dy/dx करेंगे। जो फार्मूला मिला था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए, जो व्यंजक मिला था उसका हम यहां लिख सकते हैं 1/4πε0 qx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2। इस पूरे पद का हम अवकलन करें और इसको 0 के बराबर करें, यानी प्रथम अवकल गुणांक को 0 करना पड़ेगा अधिकतम तीव्रता की स्थिति में। अब यहां से देखिए ये कांस्टेंट है, बाहर निकलेगा, क्यू भी बाहर निकलेगा, तो यहां से q/4πε0 ये बाहर आ जाएगा और dy/dx करना पड़ेगा हमको x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2। अब यहां एक फार्मूला लगेगा अंश और हर वाले अवकलन का। अंश और हर में अगर दिया हुआ है कोई पद तो उसके लिए फार्मूला लगा सकते हैं। ये पूरा इधर ले जाएंगे दाहिने पक्ष में, इसको 0 से गुणा करेंगे और क्यू को 0 से भाग करेंगे तो ये पद 0 हो जाएगा और इसका हमें अवकलन करना होगा। देखिए अवकलन क्या होगा। सबसे पहले लिखते हैं इसके लिए हर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2 हर इनटू अंश का अवकलन। तो अंश x है, x का x के सापेक्ष अवकलन 1 हो जाएगा, फिर माइनस अंश मतलब x इंटू हर का अवकलन। अब हर का अवकलन करना है तो यहां देखिए इस पूरे को पहले x पावर n वाला फार्मूला लगा के करेंगे तो ये घात आगे आ जाएगी 3/2 और जितनी राशि है एक्स स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, इसके घात में 1 की कमी होगी, यानी 3/2 है तो 1/2 बचेगा, -1 कर देंगे। अब इस ब्रैकेट का अलग से अवकलन करके इसमें गुणा कराएंगे तो ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x मिलेगा तो इंटू 2x ही आ जाएगा बराबर 0। इस 2 से इस 2 को कैंसिल किया जा सकता है, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। कुल मिलाकर यहां क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2 माइनस ये 1 से गुणा करेंगे यही पद आएगा
और यहां देखिए x है, एक x इधर है, x और x गुणा होके एक्स स्क्वायर और आगे 3 है, -3x² मिल जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 1/2 बराबर 0। अब इन दोनों में ये पद एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 1/2 को हम कॉमन ले सकते हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 1/2 इसको कॉमन ले लिया जाए, यहाँ 3/2 घात है, 1/2 घात निकल जाएगा, यहां बचेगा केवल 1 घात, यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 घात बचेगा। और यहां से देखिए ये पूरा पद बाहर निकल गया, तो यहाँ 3x² बचेगा, -3x², यह आ जाएगा बराबर 0। इसको और सॉल्व करें, यहां मिल जाएगा x² प्लस a² पावर 1/2 और दूसरे ब्रैकेट में a² और एक x² में 3x² घटाएंगे -2x² बराबर 0। अब यहां दो पदों का गुणनफल 0 के बराबर है, तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। अब इसको 0 के बराबर करके देखें, यदि x² प्लस ए स्क्वायर पावर 1/2 बराबर 0, तो दोनों पक्षों का वर्ग कराएंगे, तो इधर से रूट हट जाएगा, यानी x² प्लस ए स्क्वायर बराबर 0, स्क्वायर कराने पर भी 0 मिलेगा। पक्षांतर कर लें, यहां से x² बराबर -a² मिलेगा, या x बराबर निकालें, x बराबर, तो हमको यहां x बराबर a² का वर्गमूल तो a हो जाएगा, लेकिन माइनस चिन्ह है, यानी यहां माइनस में √1 आने लगेगा, -1 का अंडर रूट प्राप्त होने लगेगा, जो कि एक काल्पनिक राशि है, इंटू a, ये मिल जाएगा। ये असंभव है, x की यह वैल्यू असंभव है, क्योंकि ये वास्तविक वैल्यू नहीं है, ये काल्पनिक वैल्यू है, अतः यह मान असंभव है। मतलब यहां x की जो वैल्यू प्राप्त हुई है वो एक काल्पनिक संख्या प्राप्त हुई है, इसलिए हम इसको नहीं ले सकते। अब हम अगला दूसरा वाला गुणनखंड अभी हमारे पास बचा है, इसको 0 बराबर करेंगे। यदि दूसरा गुणनखंड है a² - 2x², a² - 2x² बराबर 0। इस दूसरे गुणनखंड को 0 बराबर करेंगे, तो इसको पक्षांतर कर लीजिए, a² बराबर 2x² या x² बराबर a²/2 या कह सकते हैं, या x बराबर अगर कहें, x बराबर मिल जाएगा प्लस माइनस a² का वर्गमूल a और नीचे √2 लग जाएगा, ये हमको कंडीशन प्राप्त होगा। यानी x बराबर प्लस माइनस a/√2 दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो मैक्सिमम होगी, अधिकतम तीव्रता प्राप्त होगी। प्लस माइनस वैल्यू ये बता रहा है कि वलय के दोनों ओर, इसके अक्ष में दोनों ओर, दाहिनी ओर लीजिए या पीछे की ओर अपोजिट साइड में, दोनों तरफ a/√2 दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होगी। तो ये केस हमारा हो चुका। अब अगला हमको पढ़ना है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये इंपॉर्टेंट केस है, परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। तो अगला टॉपिक है हमारा वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसमें दो कंडीशन है। पहला अक्षीय स्थिति, अक्षीय स्थिति में, और दूसरा है निरक्षीय स्थिति में। तो हम पहले अक्षीय स्थिति में देख रहे हैं,
बहुत सावधानी पूर्वक ध्यान पूर्वक सुने, कठिन नहीं है कुछ, बस थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। मैथमेटिकल टर्म है, इंपॉर्टेंट भी है, इनमें से न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है या इसमें बीच से कोई टॉपिक बना के प्रश्न पूछ ले, तो इसलिए बहुत ध्यान पूर्वक देखिए, कुछ इसमें कठिन नहीं है। अक्षीय स्थिति मतलब हमने यहां एक वैद्युत द्विध्रुव की कल्पना की और यह मान लिया कि यह वैद्युत द्विध्रुव निर्वात अथवा वायु में स्थित है। निर्वात अथवा वायु में वैद्युत द्विध्रुव स्थित है। इस वैद्युत द्विध्रुव को नाम दे दिया गया AB। ये वैद्युत द्विध्रुव है AB। ए वाले बिंदु पर माइनस क्यू आवेश स्थित है और जबकि बी वाले बिंदु पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। हम जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव में बराबर किंतु विपरीत प्रकार के आवेश अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। इनका मध्य बिंदु हमने O ले लिया और निश्चित ही इस मध्य बिंदु से दोनों आवेशों के बीच की दूरियां बराबर होंगी, L दूरी लिखा जाता है। दोनों आवेश L दूरी पर मौजूद हैं। इसकी अक्षीय स्थिति क्या है? अक्षीय स्थिति मतलब ये इसकी अक्षीय स्थिति कही जाएगी। अब हम यहां पर कोई एक बिंदु P मान रहे हैं और इस बिंदु P पर इस वैद्युत द्विध्रुव AB के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इस बिंदु P की दोनों आवेशों से दूरियां निकाल लें। देखिए हमने ये मान लिया कि बिंदु P मध्य बिंदु O से R दूरी पर स्थित है। हमने मान लिया कि मध्य बिंदु O से बिंदु P जो है वो R दूरी पर स्थित है। तो अब यहां दोनों आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा अगर देखें, धनावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये बाहर की ओर होगी। हमने धनावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये बाहर की ओर दिखाया E1, जबकि ऋणावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हमने E2 मान लिया। ऋणावेश है, हम जानते हैं ऋणावेश में वैद्युत बल रेखा भीतर की ओर जाती है, भीतर की ओर रहती है, इस कारण से वैद्युत क्षेत्र माइनस क्यू आवेश के कारण जो उत्पन्न होगा उसका डायरेक्शन ये होगा। इसको हमने E2 मान लिया। प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 और माइनस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हमने E2 माना। और ये दोनों बिंदु P पर उत्पन्न हो रही है और दोनों ही विपरीत दिशाओं में। तो निश्चित ही परिणामी वैद्युत क्षेत्र निकाला जब जाएगा बिंदु P पर तो दोनों के अंतर को लिया जाएगा। तब सबसे पहले हमें यहां देखना है कि दोनों आवेशों से इनकी दूरियां कितनी है बिंदु P की। तो अगर हम प्लस क्यू आवेश से दूरी देखें तो प्लस क्यू आवेश से दूरी, यहां से दूरी R है और यहां O से B की दूरी L है, तो यहां हमें B से P की बतानी है। तो B से P की दूरी R में से L माइनस करने पर मिलेगा, R माइनस L होगा। इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश से दूरी निकालना है। माइनस क्यू आवेश से दूरी जब निकालेंगे तो यहां से दूरी बिंदु P की R है, L दूरी इधर और वृद्धि हो रही है, इस आधार पर यह दूरी हो जाएगी R प्लस L, R प्लस L, ये बिंदु P की दूरी होगी। सबसे पहले हमें दूरियां क्लियर की जाएगी। अब यहां आसानी से हम स्टेप अपना करते जाएंगे। देखिए बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र पढ़ चुके हो और हम जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव में दो बिंदु आवेश होते हैं बराबर किंतु विपरीत प्रकृति के। तो अब हम पहले प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं। प्लस क्यू आवेश के कारण कितना वैद्युत क्षेत्र, इसको E1 लिखा गया है। E1 बराबर 1/4πε0। यहां भी पूरे निकाय को हमने निर्वात अथवा वायु में ले लिया है। अगर परावैद्युत माध्यम ले रहे हो तो ε0 के लिखा जाएगा, लेकिन बाद में करने से अच्छा हमने पहले ही मान लिया ये पूरा निकाय हमारा जो वैद्युत द्विध्रुव है यह निर्वात अथवा वायु में स्थित है और इसकी अक्षीय स्थिति में हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो E1 बराबर 1/4πε0 और इस पर आवेश का परिमाण Q और इसकी दूरी कितनी है, B से P की दूरी R माइनस L। तो यहां हम लिखेंगे R माइनस L का होल स्क्वायर। इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, इसको E2 से लिखा गया है। E2 बराबर 1/4πε0
इस आवेश का परिमाण भी क्यू है, परिमाण ही लेंगे इसमें। और यहां से देखिए ये दूरी r प्लस यल है, तो r प्लस यल का होल स्क्वायर कर दिया जाएगा। अब बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र यानी पूरे वैद्युत द्विध्रुव के कारण परिणामी कितना उत्पन्न हो रहा है, अतः वैद्युत द्विध्रुव AB के कारण बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखिए दोनों विपरीत दिशाओं में है, तो जो अधिक होगा उसमें से कम वाला घटाया जाएगा। अब कौन अधिक होगा E1 E2 में, देखिए ये E1 जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश बिंदु P से निकट है, तो स्वाभाविक है इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो अधिकतम होगी। तो हम परिणामी वैद्युत क्षेत्र जब निकालेंगे तो उसमें से E1 में से E2 घटाएंगे, E1 माइनस E2, इस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। अब सॉल्व कर लीजिए, इक्वल टू E1 का मान दिया हुआ है 1/4πε0 Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। अब इन दोनों पदों में कुछ कॉमन दिख रहा है, उसको कॉमन ले लीजिए, इक्वल टू Q अपॉन 4πε0, ये कॉमन ले सकते हैं, यहां बचेगा 1/r² माइनस L स्क्वायर माइनस चिन्ह 1/r² प्लस L, R प्लस L का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। एलसीएम ले लिया जाए, बाहर है Q अपॉन 4πε0 और यहां एलसीएम लेंगे R माइनस L का स्क्वायर R प्लस L का स्क्वायर, यहां गुणा हो जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर, R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर, ये हमको मिलेगा। अब देखिए ऊपर ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला बन चुका है, R प्लस L को A, R माइनस L को B लेकर यहाँ A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला लगाएंगे जो कि A प्लस बी A माइनस बी के रूप में होगा। यहां से E इज इक्वल टू Q अपॉन 4πε0, ऊपर फार्मूला लगा देंगे तो एक ब्रैकेट में R प्लस L प्लस R माइनस L और दूसरे ब्रैकेट में R प्लस L माइनस R प्लस L। जब A माइनस बी वाला लगाएंगे तो यहां माइनस चिन्ह आगे लगाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, माइनस चिन्ह का गुणा होगा बटा, और नीचे देखिए दोनों पर होल स्क्वायर है, दोनों को एक साथ हम कर सकते हैं R माइनस L इंटू R प्लस L का होल स्क्वायर, ये लिखा जा सकता है। अब ऊपर देखेंगे यहां L धनात्मक यहां L ऋणात्मक कैंसिल हो गया, इसमें R ऋणात्मक R धनात्मक कैंसिल हो गया, क्या बच रहा है, आगे है Q अपॉन 4πε0 और बड़े कोष्ठक में यहां 2R बचेगा, R प्लस R 2R और यहां L प्लस L जुड़ के 2L हो जाएगा, 2R इंटू 2L यानी दोनों मिलकर 4RL मिलेगा, 4RL ये हमको मिल जाएगा। यहां से 2L यहां से 2R गुणा होगा 4RL हो जाएगा। और नीचे देखिए A माइनस बी A प्लस बी ये फार्मूले का रूप का है, तो इसको हम A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर लिख सकते हैं। तो पूरे का होल स्क्वायर है, यहां होल स्क्वायर लगा देंगे। अब देखिए क्या कर सकते हैं, इस Q से अंदर गुणा करा दीजिए, Q अंदर गुणा करा दीजिए, ये हो जाएगा E इज इक्वल टू, इसको इस रूप में लिख दीजिए 1/4πε0 और दो को अलग कर लेंगे 2 इंटू 2QL
क्यू ओ एल, यहां से एक 2 ले लेंगे और अब यहां एक आर बचेगा इंटू आर बटा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब पीछे हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र पढ़ चुके हैं, P बराबर 2QL, तो इस 2QL को हम P लिख सकते हैं। यहां से हमको देखिए फॉर्मूला मिल जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाइप साइलेंट नॉट 2P इंटू आर बटा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये फार्मूला भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी हमें ध्यान रखना है, क्योंकि जब भी आर की वैल्यू एल की वैल्यू में अधिक अंतर ना हो, यानी एल बहुत छोटा नहीं होता है, तो डायरेक्ट इस फार्मूले का भी उपयोग किया जाता है। वो तो एक कंडीशन है कि जब हम एल को आर की तुलना में बहुत छोटा लेंगे तब यहां नगर मानकर आगे सूत्र दूसरा मिलेगा। ये जनरल सूत्र है, व्यापक रूप में यही फार्मूला है। इस फार्मूले को भी ध्यान रखना है। अब देखिए यहां हम कंडीशन ले लेंगे, यदि एल की वैल्यू आर की तुलना में बहुत छोटी हो, यानी एल इज लेस देन टू आर, तो एल स्क्वायर टेंड्स टू 0। अगर एल की वैल्यू आर की तुलना में बहुत छोटी है तो एल का घात 2 कर देंगे, यदि स्क्वायर कर देंगे तो वो 0 के निकट होगा। तो अब हम यहां एल स्क्वायर को 0 रख सकते हैं। तब E की वैल्यू क्या मिल जाएगी, E इज इक्वल टू 1/4 पाई साइलेंट नॉट, ऊपर हो जाएगा 2PR और नीचे यहां एल स्क्वायर को 0 करेंगे तो R पावर 4 मिलने लगेगा, R पावर 4। एक R से इसकी एक घात कैंसिल करेंगे तो 3 घात अभी भी बचेगा। यहां से देखिए फार्मूला हमको क्या मिल गया, E इज इक्वल टू 1/4 पाइप साइलेंट नॉट 2P अपॉन R क्यूब, ये फार्मूला मिल जाएगा। वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का यह फार्मूला है कि वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r दूरी पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर अक्षीय स्थिति में निकालते हैं तो ये मिलता है। तो हम इसको सदिश रूप में अगर लिखना चाहें तो देखिए ध्यान से, E1 बड़ा था E2 से, तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र किधर होगा, परिणामी वैद्युत क्षेत्र भी E1 की दिशा में होगा। और इस द्विध्रुव का आघूर्ण अगर देखा जाए तो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा भी माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की ओर होती है, यानी P और E दोनों एक ही दिशा में होंगे। तो सदिश रूप में इस फार्मूले को हम लिख सकते हैं, सदिश रूप में E एक्सियल, E अक्षीय, अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर होगा 1/4 पाइप साइलेंट नॉट 2 वेक्टर P अपॉन R क्यूब। ये फार्मूला आ जाएगा। E अक्षीय स्थिति में 1/4 पाइप साइलेंट नॉट 2P बटा R क्यूब के बराबर होगा। अब हम अगला इसका सेकंड केस ले रहे हैं, निरक्षीय स्थिति में। देखिए निरक्षीय स्थिति में हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। सेकंड केस है इसका निरक्षीय स्थिति में। निरक्षीय स्थिति में अब की बार यहां हम ले रहे हैं वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र निकालना है निरक्षीय स्थिति में। तो ये एक हमने कल्पना किया, वैद्युत द्विध्रुव है जिसका माइनस क्यू आवेश यहां रखा हुआ है, प्लस क्यू आवेश यहां है। इसको बिंदु ए कहा गया, ये बी है। तो इसकी निरक्षीय स्थिति कहां पर होगी, देखिए
थोड़ा तिरछा दिख रहा है। ये निरक्षीय स्थिति इस अक्ष के अभिलंबवत, यानी वैद्युत ध्रुव की अक्ष ये है, इसके लंबवत निरक्ष होगा। तो हम चाहे ऊपर या नीचे दोनों दिशाओं में ले सकते हैं, कहीं भी। तो हमने मान लिया कि मध्य बिंदु से स्मॉल आर दूरी पर, ये दूरी स्मॉल आर है, इस स्मॉल आर दूरी पर हमने एक बिंदु P ले लिया, यहां पर एक बिंदु P ले लिया जो कि निरक्षीय स्थिति में स्थित है। इस दूरी को हमने R मान लिया कि ये दूरी R है। इस बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस AB के कारण, वैद्युत ध्रुव AB के कारण कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। देखिए यहां पर प्लस क्यू आवेश है, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर देखें, यहां से सीधी रेखा ये, और इस आवेश के कारण यहां से देखिए ये इस डायरेक्शन में, तो इसके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम E1 से लिखें और इसके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E2 से लिखें। यहां भी देखिए ये कोण अगर थीटा है, मान लीजिए कोण थीटा है, तो अब यहां हम दो घटकों में इसको वियोजित कर सकते हैं, E1 को भी और E2 को भी। तो E1 का पहले क्षैतिज घटक निकालेंगे, तो E1 का क्षैतिज घटक ये होगा E1 cos थीटा, और E2 नीचे की ओर है, तो इसका क्षैतिज घटक तो इसी डायरेक्शन में होगा, क्षैतिज घटक इसी डायरेक्शन में होगा, E2 cos थीटा। ये कोण थीटा है, ये E2 cos थीटा और E1 cos थीटा ये लिखा गया है। ऊर्ध्व घटक देखिए, E1 ऊपर की ओर है, तो इसका ऊर्ध्व घटक लंबवत ऊपर की ओर दिखाया जाएगा, इसको लिखेंगे E1 sin थीटा। और ये नीचे की ओर है E2, तो इसका ऊर्ध्व घटक ये नीचे की ओर दिखाया जाएगा, ये हो जाएगा E2 sin थीटा। जैसा कि यहां दिखाई दे रहा है E1 sin थीटा, E2 sin थीटा, ये दोनों ही परिमाण में बराबर होंगे, क्योंकि आवेश का परिमाण समान है। हम जानते हैं मध्य बिंदु है, और मध्य बिंदु से दोनों आवेशों के बीच की दूरियां L होती है, और दोनों ही आवेश जो द्विध्रुव पर स्थित है उनके परिमाण बराबर है, एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू, तो दोनों आवेशों के परिमाण बराबर है, ये दूरियां भी बराबर होंगी। देखिए समकोण त्रिभुज माने कि ये L है, ये R है, आधार और लंब दिया है, तो कर्ण स्वाभाविक है ये दूरी √R² प्लस L² के बराबर होगी। इसी तरीके से इधर भी वही आएगा, लंब R है, आधार L है, तो ये दूरी भी √R² प्लस L² के ही बराबर होगी। दोनों दूरियां बराबर है, वैद्युत आवेश के परिमाण बराबर है, तो इनके कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं भी बराबर होंगी। E1 व E2 sin थीटा, E1 sin थीटा और E2 sin थीटा परिमाण में बराबर, दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। तो केवल और केवल बिंदु P पर E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, चूंकि एक ही दिशा में दोनों है, तो इनका योग हो जाएगा, और यहां परिणामी वैद्युत क्षेत्र इन्हीं दोनों क्षैतिज घटकों के योग से प्राप्त होगा। तो हम इसी प्रकार से निकाल सकते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र, प्लस क्यू आवेश के कारण, इसको हम E1 से अगर लिखे, E1 बराबर फार्मूला हो जाएगा 1/4πε0, आवेश का परिमाण है Q और दूरी है √R² प्लस L², तो हम दूरी का स्क्वायर करेंगे। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फार्मूले में 1/4πε0 Q/R² रखा जाता है। यह दूरी R की जगह पे √R² प्लस L² है, इसका स्क्वायर करेंगे, यहां से रूट हट जाएगा, R² प्लस L² प्राप्त होगा। इसी प्रकार माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र निकालें, और इसको हम E2 लिखें, E2 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q/, ये भी उतनी दूरी है, R² प्लस L², ये भी हो जाएगा।
अब हम परिणामी वैद्युत क्षेत्र निकाले पूरे द्विध्रुव के कारण। वैद्युत द्विध्रुव AB के कारण बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी में हम E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 कर सकते हैं, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। और यहां से हम देख चुके हैं E1 और E2 ये दोनों ही परिमाण में बिल्कुल बराबर दिख रहा है, तो दोनों की वैल्यू रख दें। cos थीटा भी दोनों में बराबर है और ये दोनों भी आपस में बराबर है। यहां से हम लिख सकते हैं E1 प्लस E2 इंटू कॉस थीटा, और E1 E2 दोनों बराबर हैं तो दोनों समान राशियां हैं। अगर ये x है तो ये भी x है, तो दोनों जुड़ के 2x हो जाएगा। समान राशियां जोड़ते हैं दुगना हो जाती है। E1 E2 परिमाण में बराबर है, तो यहां से हमको E की वैल्यू मिलेगी 2 इंटू 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर किया जाएगा, और साथ में इंटू कॉस थीटा, इंटू कॉस थीटा। 2 से यहां गुणा कर सकते हैं, लेकिन यहां भी कॉस थीटा है। कॉस थीटा की वैल्यू हम इस त्रिभुज से निकाल सकते हैं। यहां समकोण त्रिभुज दिख रहा है, कोण थीटा है, आधार यल है, कर्ण अंडर रूट R स्क्वायर L स्क्वायर है। यहां देखिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज OPB, यहां से cos थीटा की वैल्यू निकाला जाए, आ जाएगा L अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। आधार यल है, कर्ण अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यही वैल्यू इसमें हम रख देंगे cos थीटा की। तो यहां से हमको E इज इक्वल टू मिल जाएगा 1/4πε0, और ये 2 क्यों है, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और यहां पर cos थीटा की वैल्यू इंटू L अपॉन, इस पूरे को हम R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पावर 1/2 लिख सकते हैं। जिस पर रूट लगा होता है उसकी घात 1/2 कही जाती है। अब यहां देखिए इसका घात 1 है, इसका 1/2 है, दोनों राशियां नीचे गुणा होंगी तो घातें जुड़ेंगी। 1 प्लस 1/2 मिलकर 3/2 घात हो जाएगा। यहां से हमको मिल जाएगा, ऊपर 2QL मिल रहा है, 2QL को हम P लिख सकते हैं। E इज इक्वल टू, यहां मिल जाएगा 1/4πε0, ऊपर है P और नीचे हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पावर 3/2, ये मिल जाएगा, ये व्यापक सूत्र मिल जाएगा। यानी इसमें में कोई कंडीशन अभी नहीं लगाया गया है, जनरल कंडीशन है ये P अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पावर 3/2 निरक्षीय स्थिति में। अब आगे हम कंडीशन लगाएंगे तो फार्मूला थोड़ा सा चेंज होगा। ये भी फार्मूला ध्यान रखा जाएगा कि अगर L की वैल्यू R की तुलना में छोटी नहीं है तब यह फार्मूला लगाया जाएगा। अब हम आगे कंडीशन ले सकते हैं, यदि L इज लेस देन 2R, तो L स्क्वायर की वैल्यू हम नगण्य मान सकते हैं, टेंड्स टू 0 कर सकते हैं। और यहां L स्क्वायर को अगर 0 कर दें तो E इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1/4πε0 P अपॉन R स्क्वायर पावर 3/2, क्योंकि L स्क्वायर को 0 कर दिया गया, यहां पावर 3/2 मिल रहा है। घातें गुणा होंगी तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 घात है, ये 2 घात से 2 घात कैंसिल होगा, यानी R³ बच जाएगा। इक्वल टू 1/4πε0 P अपॉन R³, ये आ जाएगा। जब दूरी L को
हम r की तुलना में छोटा लेंगे तब ये फार्मूला मिलेगा। लेकिन ये सदिश रूप में नहीं है, ये परिमाण केवल दिखाया गया है। इसका अगर सदिश स्वरूप देखा जाए, सदिश रूप में यानी ई निरक्षीय, इक्वेटोरियल पोजीशन है, निरक्षीय। अगर हम सदिश रूप में दिखाएं इस सूत्र को, देखिए ध्यान से, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये है और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा इधर है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P का डायरेक्शन है -q से +q की ओर, जबकि परिणामी वैद्युत क्षेत्र की दिशा है +q से -q की ओर। तो यहां परिणामी वैद्युत क्षेत्र वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत दिशा में है, इसलिए यहां चिन्ह माइनस आएगा। यहां माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। 1/4πε0 P/r3 ये मिल जाएगा। तो इन दोनों फार्मूले से हमें क्या मालूम चला कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त हुई है वो दूरी के तृतीय घात के व्युत्क्रमानुपाती है। अगर दूरी के साथ वैद्युत क्षेत्र का संबंध देखें तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण E प्रोपोर्शनल है 1/r3। ये ध्यान रखिए, कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न में पूछ सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दूरी के साथ क्या संबंध है वैद्युत द्विध्रुव के लिए। पीछे हम पढ़ चुके हैं बिंदु आवेश के लिए E प्रोपोर्शनल 1/r² था और वैद्युत द्विध्रुव के लिए E प्रोपोर्शनल 1/r³ हो जाएगा। इसी प्रकार अगर चतुर्ध्रुवी लिया जाए तो एक घात और बढ़ जाएगा, E प्रोपोर्शनल 1/r⁴ हो जाएगा। तो ये इसके दो केस आज पढ़ चुके हम लोग। अब इसका एक जनरल केस है कि किसी भी स्थिति में, देख लीजिए, उसको भी आज बता दिया जाए। देखिए थर्ड केस है वैद्युत द्विध्रुव के किसी भी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब इसी का ये व्यापक रूप है किसी भी स्थिति में। माने यहां हमने ले लिया एक वैद्युत द्विध्रुव -q +q आवेश मौजूद है, इसको A, इस बिंदु को B और यहां पर मध्य बिंदु है O। अब हमने एक ऐसी स्थिति ली कि जो इस वैद्युत द्विध्रुव से थीटा कोण पर है। ये बिंदु P को की बार हमने यहां ले लिया, ये थीटा कोण बना रहा है, ऐसी स्थिति में मौजूद है। अब ना ये अक्षीय है ना निरक्षीय है। अब यहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कैसे करें, तो उसके लिए हम देखेंगे कि यहां वैद्युत द्विध्रुव का जो आघूर्ण है उसका डायरेक्शन ये होगा P। इस वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के दिशा को हम दो भागों में विभक्त करेंगे, मतलब दो घटकों में विभक्त करेंगे। इस P का अगर क्षैतिज घटक लिया जाए तो क्षैतिज घटक इस डायरेक्शन में होगा। ये इस वैद्युत द्विध्रुव का क्षैतिज घटक का है या द्विध्रुव आघूर्ण का क्षैतिज घटक इस डायरेक्शन में होगा, जिसको कि हम P cos थीटा कहेंगे। ये P cos थीटा इधर की ओर कार्य करेगा और जबकि ऊर्ध्व घटक तो इसके अभिलंबवत होगा। इसके अभिलंबवत मतलब ये दिशा होगी। इस द्विध्रुव की दो स्थितियां ले लिए कि एक P cos थीटा इस डायरेक्शन में है, इधर है P cos थीटा की दिशा, और P sin थीटा इस डायरेक्शन में। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हमने दो घटकों में वियोजित किया। P का क्षैतिज घटक बिंदु P की ओर लिया गया, जबकि ऊर्ध्व घटक इसके अभिलंबवत दिशा में लिया गया। अब हम इन दोनों घटकों के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। मान लीजिए P cos थीटा के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ये इसी डायरेक्शन में होगा।
इसको हमने कह दिया E1, और P साइन थीटा इसके कारण तो ये डायरेक्शन हो जाएगा, इसको हम कहेंगे E2। अब E1 और E2 यहां परपेंडिकुलर हैं दोनों, तो अब इसका परिणाम ही निकाला जाएगा। हमें यहां बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र जब निकालना होगा तो E1 E2 दो परस्पर लंबवत वेक्टर हैं, इनका परिणामी निकालने के लिए हम यहां से समांतर चतुर्भुज वाला नियम लगा के ये परिणामी ज्ञात करेंगे। परिणामी ई हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले यहां हमने क्या किया, वैद्युत द्विध्रुव AB के आघूर्ण P को हमने दो घटकों में वियोजित किया। वैद्युत द्विध्रुव AB के आघूर्ण के द्विध्रुव आघूर्ण P को दो घटकों में वियोजित किया गया। P cos थीटा तथा P cos साइन थीटा। वियोजित किया गया है। अब देखिए इस P cos थीटा वाला जो द्विध्रुव दिख रहा है, बिंदु P उसके अक्षीय स्थिति में मौजूद है, जबकि P sin थीटा वाले के निरक्षीय स्थिति में मौजूद है। तो हम अक्षीय निरक्षीय वाले फार्मूले पढ़ चुके हैं। तो इस P cos थीटा घटक के कारण बिंदु P पर उत्पन्न जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E1 उसको निकाल सकते हैं। वैद्युत क्षेत्र इसको हमने E1 से लिखा है। E1 बराबर अक्षीय स्थिति वाला फार्मूला लगाएंगे 1/4πε0 2P cos थीटा, यहां P की जगह पे P cos थीटा लिया जाएगा बटा R³ हो जाएगा, और इसी तरीके से P sin थीटा लिया जाएगा। P sin थीटा के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र E2 इक्वल टू 1/4πε0 2P, ये अब की बार अक्षीय नहीं बल्कि निरक्ष में है तो 2 नहीं रहेगा। निरक्षीय स्थिति वाले फार्मूले में पढ़ चुके हो, P/R³ आया था, यहां P sin थीटा अपॉन R³ लिखा जाएगा, ये हो जाएगा। अब यहां से E1 E2 एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो इनका परिणामी निकाल लेंगे। बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र ये दूरी R यहां भी लिया गया है, मध्य बिंदु से मध्य बिंदु O से ये वो है, और यहां से ये दूरी भी R ही लिया गया है। R दूरी पर बिंदु P स्थित है, O से P की दूरी R माना गया है, और बाकी जैसे था मध्य बिंदु से दूरियां L वही है, कुछ चेंज नहीं हुआ है। अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू, तो हम जानते हैं दो परस्पर लंबवत वेक्टरों का परिणामी R बराबर √a² + b² फार्मूला पढ़ चुके हैं। यहां भी E1 E2 ये दो वेक्टर हैं, इनका परिणामी निकाले तो E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर मान रख दीजिए। √E1 का मान आया है 1/4πε0 2P cos थीटा अपॉन R³ का स्क्वायर प्लस E2 1/4πε0 हो जाएगा P sin थीटा
अपॉन आर क्यूब का स्क्वायर। देखिए यहां क्या मिल जाएगा, अब इसमें देखिए 1/4πε0 यहां भी है, 1/4πε0 यहां भी है, स्क्वायर के रूप में है, दोनों में कॉमन लेकर बाहर निकाल लेंगे। और क्या बाहर निकलेगा, पी भी दोनों में बाहर निकल आएगा, अंदर पी स्क्वायर कॉमन मिलेगा, बाहर पी के रूप में आ जाएगा। और नीचे से हम आर क्यूब भी निकाल सकते हैं, यानी इतनी राशियां मिल जाएंगी हमको बाहर। ऊपर आएगा 1/4πε0, ये भी बाहर आ जाएगा, स्क्वायर के रूप में अंदर कॉमन लेंगे, पी भी यहां आ जाएगा, पी अपॉन आर क्यूब नीचे से आएगा। अब इस रूट के अंदर बचा क्या, तो यहां देखिए इस रूट के अंदर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और cos स्क्वायर थीटा 4 cos स्क्वायर थीटा, और यहां पर sin स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। अब इसको हम दो खंडों में तोड़ लेंगे। देखिए 1/4πε0 पी बटा आर क्यूब, इसको हम cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, यानी एक sin स्क्वायर थीटा है, तो इसको हम इस तरीके से लिख देंगे, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और फिर प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। हमने 4 cos स्क्वायर थीटा को दो भागों में तोड़ा है और कुछ नहीं किया है। यहां जो 4 cos स्क्वायर थीटा मिल रहा था उसको हमने 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा में तोड़ दिया। क्यों ऐसा किया, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। त्रिकोणमिति में हम फार्मूला पढ़ चुके हैं, उसी का हमें उपयोग करना है। यहां देखिए 1/4πε0 पी बटा आर क्यूब, और अंडर रूट के अंदर बचा यहां 1 हो जाएगा, 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, ये मिल जाएगा। ये जनरल सूत्र है, ये जनरल सूत्र है। पीछे अक्षीय निरक्षीय वाली स्थिति इस सूत्र से निकाली जा सकती है। अब यहां देखिए अगर कहा जाए परिणामी ओपी के साथ कितना कोण बना रहा है, तो इस कोण को अगर फाई माने तो इस फाई कोण को भी निकाला जा सकता है। ऐसे यदि परिणामी वैद्युत क्षेत्र ई ओपी से फाई कोण बनाता है, तब अब यहां समकोण त्रिभुज मानकर देखिए कोण फाई है, सामने की भुजा लंब, लंब बटा आधार करेंगे, लंब का परिमाण E2 के बराबर, आधार का परिमाण E1 के बराबर। तो यहां से हम tan फाई इक्वल टू लिख सकते हैं E2 बटा E1, E2 बटा E1। अब यहां देखिए E2 का मान 1/4πε0 p sin थीटा बटा आर क्यूब, और E1 है 1/4πε0 2p cos थीटा पर आर क्यूब। ये दोनों काट देंगे, बचेगा क्या, देखिए यहां ऊपर आ जाएगा E2 बटा E1 करना है, तो ये वाली राशि ऊपर बचेगी p sin थीटा बटा आर क्यूब, और फिर नीचे करेंगे 2p cos थीटा बटा आर क्यूब पलट के कटेगा, यहां 2p cos थीटा बचेगा। E2 को E1 से भाग करेंगे, अधिकतर राशियां आर क्यूब कट जाएंगी, 1/4πε0 कट जाएगा, p sin थीटा ऊपर जाएगा, 2p cos थीटा नीचे आएगा। अब यहां से हम p से p कैंसिल कर सकते हैं, p से p कैंसिल, और यहां sin थीटा अपॉन cos थीटा को हम tan थीटा कह सकते हैं। देखिए इस फार्मूले से इस परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी निकाली जा सकती है। यहां 1/2 tan थीटा के रूप में हमको मिल जाएगा ये फार्मूला। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अगर हमें किसी भी स्थिति में निकालना है जनरल सूत्र, तो ये निकाल सकते हैं। अब देखिए इसी फार्मूले से हम अक्षीय और निरक्षीय दोनों प्राप्त कर सकते हैं। अगर ये बिंदु P अक्षीय स्थिति में है, मतलब अक्ष में है, तो ये थीटा घट के 0 हो जाएगा। यही बिंदु P की स्थिति यहां कल्पना कीजिए यहां है, तो थीटा कोण देखिए क्या होगा 0, मतलब इस सूत्र में अगर थीटा को 0 रख दें तो cos 0 का मान 1, और ये हो जाएगा 3 × 1, यानी 3 यहां 1 यहां 4 का वर्गमूल निकालेंगे 2 आ जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 से यहां गुणा हो जाएगा 2p बटा r क्यूब, अक्षीय वाला कंडीशन मिल जाएगा। और अगर इस p को हम लंबवत यहां रख दें
यानी थीटा तब 90 होगा। इसी में अगर थीटा 90 कर दें तो ये पूरा 0 होगा, पी बटा आर क्यूब वाला बच जाएगा। यानी ये जनरल सूत्र है, इसी से हम अक्षीय और निरक्षीय दोनों को निकाल सकते हैं। अब इस चैप्टर में एक टॉपिक और बच रहा है, उसको भी अगर बता दिया जाए तो आज ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए और नेक्स्ट डे हम इस पर न्यूमेरिकल लेके आए। देखिए, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलून का आघूर्ण ये लास्ट टॉपिक बचा है इस टॉपिक का। उसके बाद में हम गॉस परिमेय पर पहुंच जाएंगे, लेकिन बीच में हम इस चैप्टर पर न्यूमेरिकल देंगे। देखिए, अंतिम टॉपिक है, इसको भी देख लीजिए। ये वैद्युत क्षेत्र हमने मान लिया इस डायरेक्शन में है, एक समान वैद्युत क्षेत्र ई की दिशाएं दिखाई गई। इसी में एक वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, वैद्युत द्विध्रुव ले लिया गया। हम जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु वो यहां है, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी, ये माइनस क्यू आवेश, ये प्लस क्यू आवेश, इसको हमने ए बी कह दिया। यहां पर ए बिंदु और यहां पर हमने बी बिंदु ले लिया। ए बी वैद्युत द्विध्रुव है और दोनों आवेशों के बीच की दूरी ये 2l होगी। 2l या मध्य बिंदु से दोनों की दूरियां l है, या दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l। अब देखिए, यहां जरूरत क्या पड़ेगी, हमने मान लिया कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से थीटा कोण पर रखा है। इस कोण को हमने थीटा मान लिया। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से, इसकी दिशा से थीटा कोण पर किसी क्षण स्थित है। तो अब यहां से देखिए लंब डाला जाए, यहां से एक लंब डाल दे और इसको हमने बिंदु P लिख दिया। तो यहां B से P की जो दूरी होगी वो हम कहेंगे दोनों आवेशों के बीच की लंबवत दूरी। B से P के बीच की दूरी जो होगी वो दोनों आवेशों के बीच की लंबवत दूरी कही जाएगी। इस दूरी को निकाला जा सकता है, कैसे निकालेंगे? तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ कुछ कॉन्सेप्ट बताना चाहते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव पर दो बराबर किंतु विपरीत प्रकार के आवेश हैं, एक पर माइनस क्यू, एक पर प्लस क्यू। हम जानते हैं वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई आवेशित कर रखा जाए तो उस पर वैद्युत बल लगने लगता है। धनावेश पर लगने वाला वैद्युत बल क्षेत्र की दिशा में होगा, जबकि ऋणावेश पर लगने वाला वैद्युत बल क्षेत्र के विपरीत दिशा में होता है। तो यहाँ क्यू आवेश पर बल जो लगेगा उसका डायरेक्शन ये होगा वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, और जबकि प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला जो बल होगा वो क्षेत्र की ही दिशा में होगा, और दोनों ही बलों का परिमाण बराबर होगा। ध्यान रखिएगा, दोनों आवेशों का परिमाण बराबर है, वैद्युत क्षेत्र एक समान है, तो निश्चित ही बल भी समान लगेगा। अब देखिए, वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों पर बराबर किंतु विपरीत बल लग रहे हैं, और बराबर विपरीत बल अगर अलग अलग स्थानों पर लग रहे हो तो उनका परिणामी शून्य नहीं होता, बल्कि वो एक बलयुग्म का निर्माण करते हैं, और बलयुग्म का निर्माण करते हैं और उस पर एक बलयुग्म का आघूर्ण लगता है जो उसको क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयत्न करता है, ये इसको घुमाने का प्रयत्न करेगा। दोनों आवेशों पर बराबर और विपरीत बल कार्य करेंगे, यानी एक बलयुग्म उत्पन्न होगा, और वो बलयुग्म इसको क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयत्न करेगा और इसमें घूर्णन गति उत्पन्न होगी। तो यहां देखिए, हम B से P की दूरी निकालना चाहते हैं, तो यहां समकोण त्रिभुज मानकर, समकोण त्रिभुज में देखिए कर्ण मालूम है 2l, और इसको हम कहेंगे लंब, कोण के सामने की भुजा लंब होती है। तो यहां से अगर देखा जाए तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी? साइन थीटा बराबर लंब हो जाएगा BP, और जबकि कर्ण होगा AB। अब AB से इसमें गुणा कर दें तो BP की लंबाई मिल जाएगी, यानी BP बराबर हो जाएगा AB साइन थीटा। और यहां से देखिए A से B की दूरी 2l,
तो हम कह सकते हैं बीपी बराबर 2l साइन थीटा, ये हो जाएगा। अब ये वैल्यू हमको मालूम चल गई 2l साइन थीटा। अब हम निकालेंगे कितना बलून का आघूर्ण लग रहा है। जैसा कि हेडिंग है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलून का आघूर्ण। तो बलाघूर्ण क्या होता है? बलाघूर्ण, बलाघूर्ण कोई एक बल, चाहे इस बल को लिया जाए चाहे इस बल को, जो वैद्युत द्विध्रुव पर कार्य कर रहा है, हम बलाघूर्ण को टाउ से लिखते हैं। हमें द्विध्रुव पर लगने वाले बलून का आघूर्ण निकालना है। तो बलाघूर्ण का फार्मूला होता है बलाघूर्ण टाउ इक्वल टू कोई एक बल, एक बल मतलब चाहे इधर से लिया जाए चाहे ये, अगर इसको F1 कहे F2 कहे तब भी दोनों परिमाण में बराबर होंगे F1 F2। तो इसलिए हमने समान लिख दिया। आवेश का परिमाण चूंकि समान है तो कोई एक बल, एक बल दोनों द्विध्रुव पर जो बल लग रहे हैं दोनों आवेशों पर वो समान होंगे। तो एक बल और दोनों बलों के क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी, बलों के क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी, एक बल यानी F कार्य कर रहा है तो टाउ बराबर F लिख देंगे इंटू लंबवत दूरी है 2l साइन थीटा, ये लंबवत दूरी कही जाएगी 2l साइन थीटा। अब चूंकि आवेश का परिमाण Q है, वैद्युत क्षेत्र E है, तो हम पीछे पढ़ चुके हैं F इक्वल टू आवेशित कण पर लगने वाला बल, कि Q आवेश को E वैद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए तो उस पर लगने वाला वैद्युत बल F बराबर Q इंटू E के बराबर होता है। यही रख दिया जाए इसमें। यहां से देखिए टाउ इक्वल टू मिल जाएगा QE इंटू 2l, QE इंटू 2l साइन थीटा, या इसको 2QL को एक साथ लिख दिया जाए। यहां से 2QL एक साथ कर दें 2QL। अब बचा क्या? E साइन थीटा, यहां कर देंगे E साइन थीटा। हम जानते हैं P बराबर होता है 2QL। P क्या है? वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है। तो अब यहां हम इसको P लिख देंगे तो टाउ इक्वल टू मिल जाएगा PE साइन थीटा। ये फार्मूला हमको प्राप्त हुआ। वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो उस द्विध्रुव पर लगने वाले बलून का आघूर्ण का फार्मूला मिल गया। इसका सदिश स्वरूप इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो देखिए सदिश रूप में हम क्या लिख सकते हैं? सदिश रूप में साइन थीटा है, मतलब क्रॉस गुणन हुआ है P और E के बीच, तो टाउ इक्वल टू P क्रॉस E, P क्रॉस E, ये ध्यान रखना है। अब इसमें हम विशेष परिस्थितियां ले सकते हैं, स्पेशल केसेस इसके। स्पेशल केस इसके देखिए, मान लीजिए कि थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, थीटा की वैल्यू 0 मतलब वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के समांतर रख दिया जाए, तब कितना बल आघूर्ण कार्य करेगा? यदि वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के समांतर रखा है, ई के समांतर हो, तब क्या होगा? ये थीटा 0 हो जाएगा, थीटा को हम 0 कर देंगे। और अगर थीटा 0 डिग्री ले रहे हैं तो यहां देखिए थीटा 0 करेंगे तो साइन 0 की वैल्यू 0, यानी टाउ बराबर 0 आ जाएगा। तो यहां से हमें टाउ इक्वल टू 0 मिल जाएगा, यानी कोई बल आघूर्ण कार्य नहीं करेगा। अगर वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रख दिया जाए तो उस पर लगने वाला बलून का आघूर्ण 0 होता है। सेकंड केस देखिए, यदि वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र के लंबवत, क्षेत्र E के लंबवत रखें,
मतलब अब की बार थीटा को हमें 90 लेना है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। हम जानते हैं थीटा 90 रखने पर साइन 90 का मान 1 होगा, और 1 जो होता है वो साइन का मैक्सिमम वैल्यू होता है, तो हमें टाउ मैक्सिमम मिलने लगेगा। तब अधिकतम बलाघूर्ण कार्य करेगा, टाउ मैक्सिमम प्राप्त होगा, और ये हो जाएगा P इंटू ई के बराबर। अधिकतम बलाघूर्ण कार्य करेगा 90 डिग्री पर। अब एक थर्ड केस है, मान लीजिए हम विपरीत दिशा में ले, इसको विपरीत दिशा में प्लस क्यू को इधर कर दे, माइनस क्यू को इधर कर दे। यदि वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र ई के विपरीत दिशा में रखें, विपरीत दिशा में रखें, विपरीत दिशा में रखें, मतलब थीटा बराबर अब की बार 180 लेना है। और थीटा अगर 180 लेंगे तो साइन 180 का वैल्यू पुनः 0 प्राप्त होगा। यहां से हमको पीई साइन 180, और साइन 180 की वैल्यू 0, और यहां हमें फिर से टाउ बराबर 0 प्राप्त होगा। इस प्रकार आज ये संपन्न हुआ हमारा। अब अगले दिन कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न के साथ, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं, अच्छे प्रश्नों का एक संग्रह लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।